अस्सलाम वालेकुम। मैं 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो 31 जनवरी 2021 को सीटेट पेपर 1 का लैंग्वेज 2 आज हम पढ़ाएंगे। हिस्सा 5 ज़बान 2 यानी उर्दू। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए, उन साथियों के लिए जो इस बार पहली बार सीटेट एग्ज़ाम देंगे। किस तरीके के सवालात आते हैं वो यहाँ से आपको समझ में आएंगे और ऐसे ही सवाल आएंगे। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जानकारी देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए ये जो सीटेट 2022-23 होने वाला है, आने वाला 7वां चरण जो बिहार में शिक्षक बहाली होने वाली है, नोटिफिकेशन निकलने वाला है, तो आप लोग खुशनसीब हैं कि आप लोग इस सीटेट एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट हो जाएंगे। और आप लोग मेहनत कीजिए और हमारी दुआ भी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आएँ और इस बहाली में शामिल हो जाएं और आने वाले 2023 के आखिर तक आप लोग स्कूल में पहुंच जाएं। ये हमारी दुआएं हैं। तो आज शुरू करते हैं और ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। और मैं आप लोगों को एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जब से सीटेट एग्ज़ाम ले रही है, यानी 2010 के बाद से अब तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं, मैं सभी पेपर्स का हल अपने यूट्यूब चैनल 9 स्टार क्लासेस के तरफ से कराऊंगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर भी कीजिए। तो शुरू करते हैं बिला तमहीद के। उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 5 सवाल नंबर 121 था 150 सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने ज़बान 2 का ऑप्शन उर्दू चुना है। ज़बान 2 का ऑप्शन उर्दू चुना है तो वो 91 121 था 150 का जवाब हल करेंगे। तो मैं 191 से 120 तक का सवाल इससे अगला वीडियो में कर चुका हूँ। जो भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ रहेगा। जो 1 to 5 के टीचर बनने वाले हैं और लैंग्वेज 1 चुनता है जिसका 91 से 120 तक का हल किया है, तो आज मैं 121 से लेके 150 तक का हल करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिदायत में क्या दिया और आता है। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 121 था 128 का जवाब देना है। कहता है कि रियासत केरला कर्नाटक, कहता है कि रियासत केरला है ना, रियासत केरला कर्नाटक के जुनूब मगरिब में वाक़ है। यानी कहता है कि हिंदुस्तान का सबसे दक्षिण क्षेत्र में केरला है। इस रियासत से कर्नाटक और तमिलनाडु की सरहदें मिलती हैं। ध्यान दीजिएगा, जहाँ डेस भरा हो इस चीज़ को आगे आएंगे। यही क्वेश्चन यहीं से जवाब निकलेंगे आपका। सरहदें मिलती हैं। केरला में चारों तरफ नारियल के दरख्त ही दरख्त नज़र आते हैं। केरला के मानी नारियल का घर है। केरला का मानी नारियल का घर है, जो माना हो, लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है। यही वजह है कि इस रियासत का नाम केरला पड़ा। यहाँ की ज़बान मलयालम है। उसके बाद कथाकली यहाँ का मशहूर नाच है और ओणम यहाँ का ख़ास त्यौहार है। ओणम कहता है कि कथाकली यहाँ का मशहूर नाच है और ओणम यहाँ का ख़ास त्यौहार है। जनूबी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश केरला में होती है। यानी दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो केरला में होती है। यहाँ का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है। गर्मी भी बहुत पड़ती है। केरला में समुंदर जगह जगह अंदर तक चला गया है और यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। केरला के हरे भरे जंगल देखने के काबिल हैं। इन जंगलों में हाथियों के झुंड इन जंगलों में हाथियों के झुंड नज़र आते हैं। इनमें रोज़वुड और सागवान के दरख्त पाए जाते हैं। इसमें किसके दरख्त पाए जाते हैं? रोज़वुड और सागवान के दरख्त पाए जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इस पैराग्राफ को मैंने पढ़ा, यहाँ से यहाँ तक जो इस पैराग्राफ को पढ़ा, इसी से आपका यहाँ सवाल आएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल में क्या कहता है, केरला में ज़्यादातर इलाका कैसा है? मैदानी, पथरीला, बंजर, तो पहाड़ी। इसका ज़्यादातर इलाका पथरीला होगा। बिल्कुल आसान है, यहाँ आपने पढ़ा। उसके बाद कहते हैं केरला के हरे भरे जंगलों में किसके झुंड नज़र आते हैं? बंदरों के, हाथियों के,
हिरणों के झुंड, टिड्डियों के झुंड। तो किसके 2 नंबर में इसका सही आंसर है हाथियों के झुंड नजर आते हैं, आपने वहाँ पहले पढ़ा। उसके बाद कहता है कि केरला के जंगलों में और कौन से दरख्त पाए जाते हैं? शीशम और सागवान के, पाम और खजूर के, चीड़ और सफ़ेद के, रोजवुड और सागवान के। आपने पढ़ा कि रोजवुड और सागवान के दरख्त पाए जाते हैं, बिल्कुल 4 नंबर इसका आंसर सही होगा। उसके बाद कहता है सरहद की जमा है सराहिद, सराहदों, सराहदें, सरहदें। इस तरह के कन्फ्यूज़न वाला सवाल आपका रहेगा, वाहिद से जमा और ज़िद भी पूछेंगे। तो इस तरह का वाहिद और जमा और ज़िद का जो वीडियो है मेरा यूट्यूब चैनल 9 स्टार क्लासेस में डला हुआ है, वहाँ से भी आप अपने वाहिद से जमा और इज़दाद यानी मुतज़ाद जिसको कहते हैं और मुतरादिफ अल्फाज को कंठस्थ कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? सरहदें हो जाएगा, सरहद की जमा सरहदें। अगला है अगला 125 नंबर में है कि ख़ास का मुतज़ाद क्या होगा? मामूली, मखसूस, खासियत, आम। तो ख़ास का मुतज़ाद यानी उल्टा ख़ास का आम हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ख़ास का आम हो जाएगा। अगला है रियासत केरला से किन 2 रियासतों की सरहदें मिलती हैं? उड़ीसा और चेन्नई, आसाम और मणिपुर, आंध्र प्रदेश और बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो रियासत केरला से कर्नाटक और तमिलनाडु मिलते हैं उसका बॉर्डर। अगला है केरला में चारों तरफ कौन से दरख्त नज़र आते हैं? नारियल के दरख्त, सेब के दरख्त, आम के दरख्त, केले के दरख्त। तो चारों तरफ नारियल के ही दरख्त आते हैं, नज़र आते हैं। केरला का ख़ास त्यौहार कौन सा है? दशहरा, ओणम, क्रिसमस, पोंगल। तो वहाँ का ख़ास त्यौहार है ओणम। चलिए यहाँ आपका 8 क्वेश्चन आपका हल हो चुका है, 8 नंबर आपका पक्का। इसी तरह का आपका वहाँ भी पूछा जाएगा फाइनली एग्ज़ाम में भी, ध्यान दीजिएगा। अब अगला फिर इक़्तिबास आ रहा है आपका, कहता है कि हिदायत, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यहाँ भी आपका 128 से यानी 129 था 35, यह भी यहाँ 7 सवाल का जवाब आपको देना है। शुरू ध्यान से देखिएगा। बागबानी शुरू करने के लिए सबसे अच्छा मौसम बरसात, बरसता है, अच्छा मौसम बरसात है होना चाहिए। बरसात के मौसम में ज़मीन नम रहती है, गर्मी के मौसम में ज़मीन सूख जाती है और सूखी ज़मीन पर पौधा नहीं रह सकता। पौधों के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पौधों के लिए कितनी चीज़ें बहुत ज़रूरी है? ज़मीन या मिट्टी, दूसरी चीज़ें पानी और तीसरी चीज़ें धूप और रोशनी। ये 3 चीज़ ज़रूरी है। बागबानी आराइश व ज़ेबाइश का काम है, इन्हें खूबसूरती बढ़ाने का है। हमेशा क्यारियाँ सीधी और सलीक़े से बनानी चाहिए, यानी अगर टेढ़ी मेढ़ी बनाएंगे तो फिर पानी सिंचाई करने में परेशानी होगी। तो बागबानी करते वक्त 2 बातों का हमेशा ख्याल रखना ज़रूरी है। पहला ये है कि थोड़ा थोड़ा काम रोज़ाना करना बेहतर होता है। दूसरी ये है कि बाग की हिफाजत अच्छी तरह करें। कहता है कि एक दिन में हम पूरा काम नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा रोज़ाना करेंगे। चलिए इसी में से आपका फिर आंसर आ जाएंगे। शुरू करते हैं हम लोग। 129 नंबर कहता है बागबानी किस तरह का काम है? मुश्किल और सख्त, आराइश और ज़ेबाइश का काम, सजावट और मीनाकारी का काम, मेहनत से भरपूर काम। तो बिल्कुल आसान है, आराइश और ज़ेबाइश का काम। अगला है बागबानी करते वक्त रोज़ाना थोड़ा काम करने के अलावा और दूसरा काम क्या करना चाहिए? नंबर 1, बाग में दवाई छिड़कनी चाहिए, बाग में खाद अच्छी तरह डालनी चाहिए, परिंदों से बचाना चाहिए, बाग की हिफाजत अच्छी तरह करनी चाहिए। तो बाग की अच्छी हिफाजत हमको अच्छी तरीके से करना चाहिए। 130 का हो गया। अगला सवाल है, यहाँ फिर एक जमा आ गया, वहाँ एक सरहद का जमा आया था, अब यहाँ एक और जमा आया। इस तरह का दोस्तों जमा आपका 2 से 3 नंबर, मुतज़ाद 2 से 3 नंबर पूछेंगे 30 नंबर में से। इसीलिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के कई वीडियो जमा और वाहिद का डाला हुआ, वहाँ ज़रूर देखेंगे। अगला है ख़याल की जमा है ख़यालातें, ख़यालातों, ख़यालात, 3 ख़यालात। देखिए ये 2 ख़यालातें भी बहुत आदमी मार दिया है, ख़यालातों को भी मार देता है, लेकिन यहाँ जमा ख़याल का क्या हो जाएगा? ख़यालात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हुआ है। चलिए धूप का मुतज़ाद क्या है? धूप का मुतज़ाद क्या होगा? 132 नंबर में कह रहे हैं कि धूप का मुतज़ाद हो जाएगा। 132 नंबर में क्या करें? धूप का मुतज़ाद छाँव, साया, छाया, अंधेरा। देखिए इस चारों ऑप्शन में कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए धूप का छाँव हो जाएगा। धूप का छाँव हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर इसका है।
اگلا ہے زمین کس موسم میں نم رہتی ہے. دیکھو وہاں آیا تھا نا کہ برسات کے موسم میں، سردی کے موسم میں، پتجھڑ کے موسم میں، بہاڑ کے موسم میں. تو برسات کے موسم میں زمین نمی رہتی ہے یعنی گیلی رہتی ہے. یہ بالکل آسان سوال ہے، لیکن 15 نمبر آپ کا شیور ہے، لیکن دھیان سے اطمینان سے اب ایگزام ہال میں آپ کو بیٹھ کر کے اس کا جواب دینا ہے. چلیے اگلا ہے کیسی زمین پر پودا زندہ نہیں رہ سکتا؟ ریتیلی زمین پر، پتھریلی زمین پر، بنجر زمین پر، سوکھی زمین پر. جہاں کسی طرح کا نمی نہیں رہے گا، جس کو بولتے ہیں کہ جان نہیں رہے گا، تو وہاں پودا زندہ نہیں رہ سکتا. 35 نمبر تک کا وہ سوال آیا تھا اقتباس سے. باغبانی کرتے وقت ہمیشہ کیاریاں کیسی بنانی چاہیے؟ سیدھی بنانی چاہیے، سیدھی اور سلیقے سے. بہت قریب بنانی چاہیے، نہیں غلط. ٹیڑھی بنانی چاہیے، غلط. سیدھی اور سلیقے سے بنانی چاہیے. یہ بالکل آپشن نمبر 3 اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا. چلیے اب اگلا ہدایات یہاں آپ کو کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ہدایت: نیچے دیے ہوئے سوالوں کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے. اب یہاں آپ کو پڑھنا ہے اور صحیح سوال کے جواب کو چننا ہے. آپ بچوں کو لکھنے کے بارے میں بتانے کے لیے ایک استاد کی حیثیت سے کیا کریں گے؟ کیونکہ آپ استاد بننے جا رہے ہیں، سی ٹیٹ کا جو ایگزام دے رہے ہیں، تو آپ اسکول میں کل جائیں گے تو آپ ایک استاد کی حیثیت سے بچوں سے کیا کریں گے؟ بچوں کو اپنے خیالات قلم بند کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا. بچوں سے پہلے یاد کرنے اور پھر خشخط انداز میں ایک اقتباس لکھنے کے لیے کہے گا، غلط. بچوں کو تختہ سیاہ پر سے حروف کو لکھنے کا موقع فراہم کیا جائے گا، نہیں. بچوں سے اس زبان کے حروف تہجی لکھنے کے لیے کہیں گے، نہیں. یہاں اس کو موقع دیں گے کہ بچوں کو اپنے خیالات یعنی اس کے اندر میں کیا سوچ سمجھ ہے وہ خود سے لکھیں گے، یہ موقع دینا چاہیے. اس کا آپشن نمبر 1 بالکل صحیح ہو جائے گا. آپشن نمبر 1 بالکل آپ کا صحیح ہو جائے گا. چلیے اگلا سوال 137 نمبر کا. ہم یہاں 137 نمبر میں کیا کہہ رہا ہے؟ 137 نمبر میں کہہ رہا ہے کہ بچوں کے لیے تدریسی آموزش مواد، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں TLM، ٹیچنگ لرننگ مٹیریل، یعنی بچوں کے لیے تدریسی آموزش مواد کے انتخاب میں سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ اسے بہت زیادہ مہنگا نہیں ہونا چاہیے، نہیں. اسے صرف طلباء کا تیار کردہ ہونا چاہیے، نہیں. اسے سیاق کے مطابق اور مربوط انداز میں استعمال ہونے والا ہونا چاہیے. کہتا ہے کہ وہ کس ٹاپک پر آپ اس کو پڑھانے کے لیے دے رہے ہیں یا TLM بنانے کے لیے دے رہے ہیں. جس مواد یعنی جس ٹاپک کو آپ پڑھا رہے ہیں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی آپ کا ٹیچنگ لرننگ مٹیریل ہونا چاہیے. یعنی آپ کو جس کو کہتے ہیں کہ وہ چارٹ پیپر میں بنا کر کے لے کے جاتے ہیں، وہ اور بہتر انداز سے ہونا چاہیے اس کو دیکھنے والا. تو آپشن نمبر اس کا بالکل 3 صحیح ہو جائے گا. اگلا ہے 138 نمبر میں ہم چلیں گے. 138 نمبر میں کیا کہہ رہا ہے؟ دوسری جماعت کے چند طلباء کو بعض صوتیوں کا مطلب ہوتا ہے آواز، صوتیوں کی ادائیگی میں پریشانی ہوتی ہے، یعنی آواز یعنی جس کو تلفظ کہتے ہیں نا، قرات کرنے میں اس کو پریشانی ہوتی ہے. تو طلباء کی اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے سب سے مؤثر حکمت عملی کیا ہے ہوگی؟ کہتا ہے کہ بچے کو یہ جو دشواری ہے اس کو سدھار کرنے کے لیے کون سا ٹیکنیک ہم کو اپنانا ہے ایک استاد ہونے کی حیثیت سے؟ تو کہتا ہے اسے ہم قافیہ، لفظوں اور پورے لفظ میں صوتیہ کی تخلیق اور شناخت جیسی جوڑوا سرگرمی کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے. یہ تو بھائی ہم قافیہ یا ہم ردیف یہ سب تھوڑا بڑا بچوں کے لیے ہو گیا، یہاں نہیں ہوگا. پھر کہہ رہا متن کو بآواز بلند پڑھنا اور صوتیوں کو نمایاں کر کے ان کے استعمال کی وضاحت کرنا. دوستو یا متن کا مطلب ہوتا ہے، پہلے ہم لوگ بھی نہیں جانتے، جب پہلی بار سیٹیٹ دیے تھے تو متن کا مطلب ہوتا ہے یہ جو لکھے ہوئے حروف ہے نا، اس کو متن کہتے ہیں. تو لکھے ہوئے حروف کو بآواز بلند آواز سے پڑھنا ہے اس کو. بالکل آپشن نمبر 2 اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا. اگلا ہے 139 نمبر. 139 نمبر کو آپ دیکھیں گے تو کہتا ہے کہ 139 نمبر میں کہ تدریس کے کس طریقے میں پہلے قواعد کی اصولوں پر توجہ دی جاتی ہے، پھر اسی بنیاد پر بہت سی مثالیں پیش کی جاتی ہیں. یہ پیش کی جاتی ہے. تو یہاں دیکھیے آپ کو کیا کہہ رہا ہے، تدریس کے کس طریقے میں پہلے قواعد کے اصولوں پر توجہ دی جاتی ہے، پھر اسی بنیاد پر مثال یعنی ادھارن دی جاتی ہے. تو اس کے بارے میں یہاں کہہ رہا ہے آپشن نمبر 1 میں ہے استخراجی طریقہ، نمبر 2 قواعد کی وضاحت کا طریقہ، راست طریقہ، استقرائی طریقہ. یہ 2 چیز 1 نمبر اور 4 نمبر یہ اکثر پوچھتا ہے دوستو. اس استخراجی طریقہ کو ہندی میں کہتے ہیں
निगमन विधि और इसको कहते हैं आगमन विधि। हम इस दोनों क्वेश्चन को आपके लिए लेकर के आए हैं कि इसको थोड़ा समझा देते हैं, और ये अक्सर हिंदी में भी और आपका जो ईवीएस है उसमें भी पूछता है। तो यहाँ आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि इस्तक़राई और इस्तख़राजी तरीका क्या है। इस्तख़राजी तरीका को हिंदी में निगमन विधि कहते हैं। इस्तख़राजी तरीका को हिंदी में निगमन विधि कहते हैं। दोस्तों, मैंने पहली बार जब 2019 में सीटेट दिए थे 16 में, तो हमको ये सब कुछ पता नहीं था। तब भी नंबर बहुत कम आया था, 69 नंबर, और उर्दू में 23 नंबर आया था। तो मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि इस्तख़राजी तरीका का हिंदी होता है निगमन विधि। निगमन विधि का एक ट्रिक याद रखने का है। निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर कहता है, इस विधि में नियम से उदाहरण की तरह पढ़ाए जाते हैं। इसका इजाद अरस्तु ने किया था। अरस्तु के बारे में जानते भी होंगे। और जो कदीम तरीका है, कहता है यह तरीका नामालूम से मालूम की तरफ चलता है। इस्तख़राजी तरीका में नियम से उदाहरण की ओर पहले नियम बताया जाएगा, फिर उसको उदाहरण देकर के, मिसाल देकर के उसको बताया जाए। तो ये तरीका बेहतर नहीं है, बिल्कुल बच्चों के मुखालिफ है, उल्टा है, बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं। अब इस्तक़राई तरीका क्या है? इसका हिंदी कहते हैं आगमन विधि। इसका हिंदी होता है आगमन विधि। इसका हिंदी आगमन विधि, यहाँ नो छूट गया है ना। इसका विधि होता है आगमन विधि। इसका हिंदी हम कहेंगे क्या? आगमन विधि। ठीक है। इस्तक़राई तरीका को आगमन विधि कहते हैं। इसमें क्या है, इस विधि में उदाहरण से नियम की ओर पढ़ाया जाता है। पहले बच्चों को मिसाल दे दिया जाता है कि बच्चे ये कलम है या ये कलम का इसका ये ढक्कन है, इसको किस तरीके से हम पढ़ाएंगे। तो इस तरीके के उदाहरण पहले दिया जाता है, फिर उसको मिसाल आगे पढ़ाया जाता है। यानी ये तरीका मालूम से नामालूम की तरफ, पहले मालूम बच्चों को जो है वो बताना है, फिर उसके बाद जो नहीं जानते उसके बारे में बताना। ये चीज़ें हैं। तो यहाँ इस तरीके को हमने समझा कि आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण औ से आगमन है तो उदाहरण से नियम की ओर, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद कहता है निगमन विधि, यानी नियम से उदाहरण की ओर। ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 नंबर आ जाएंगे, उर्दू और ईवीएस और ये हिंदी सब्जेक्ट मिला करके। चलिए हम शुरू करते हैं। तो कहते हैं इस्तख़राजी तरीका, इसका सही क्या हो जाएगा? तदरीस के किस तरीके में पहले क़वायद के उसूलों पर तवज्जो दी जाती है, फिर उसी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें पेश की जाती है। देखो, उदाहरण बाद में दिया ना, इसीलिए इस्तख़राजी तरीका, यानी ये निगमन विधि हो गया। इस्तख़राजी तरीका में ऐसे मिसालें बाद में दी जाती है। चलिए अगला सवाल है 140 का, फटाफट हम लोग कर लेते हैं। आमोज़गार किस तरह ज़बान का इक्तिसाब करता है? नंबर 1, ज़बान की साख्त का तजज़िया करके, ज़बान के अदब का मुताला करके, ज़बान के बोलने वालों की सक़ाफ़त का मुताला करके। तो कहता है 4 नंबर में फ़ितरी तामुली माहौल में ज़बान को बर्त करके। इसका सही आंसर ये 4 नंबर हो जाएगा। अगला है 141 नंबर, दर्ज झेल में से कौन लतीफ़ हरकी महारत को फ़रोग़ देने की मिसाल है? लतीफ़ हरकी महारत देने की मिसाल है। तो कहता है उछलना, कूदना, लिखना, पढ़ना, चढ़ना। तो क्या बच्चे जब उछलते कूदते हैं तो वो एक तरह का हरकत करता है ना। तो हरकी महारत का फ़रोग़ देने की मिसाल है। बच्चे उछलते कूदते हैं, खेलते हैं, तो एक लतीफ़ हरकी महारत का फ़रोग़ देने की मिसाल है उछलना और कूदना। ये बिल्कुल सही हो गया। अगला 42 नंबर में है, कहता है कि उस्ताद के ज़रिया पूछे गए सवालात में से कौन सवाल क्लासरूम में कसीर लिसानियत को फ़रोग़ देता है? यानी ज़्यादातर उसमें किसमें कसीर, यानी ज़्यादातर किसमें फ़रोग़ देते हैं? सब्ज़ियों के नाम अपनी ज़बान में लिखें। क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? क्या तुम ख़त लिख चुके हो? नंबर 4, एक गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है? एक गुब्बारा उड़ के कितनी ऊंचाई तक जा सकता है? तो इसमें अगर कह रहा है कि ये चीज़ क्या होगा, तो बच्चों को क्या है, सब्जियों के नाम अपनी ज़बान में लिखने के लिए कहेंगे। तो इसमें कसीर जनित फ़रोग़ है। ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बच्चे सब्जियां देखते हैं अपने आसपास में, है ना। कद्दू हुआ, भिंडी हुआ, परवल हुआ, ये सारी चीज़ें। अगला है 43 नंबर में, इब्तिदाई दर्जात में नज़मों को पढ़ाना चाहिए क्योंकि ये क्या कहता है? क्योंकि यह आमोज़गारों को नज़्म व ज़ब्त में रखती है? नहीं। आमोज़गारों को हदफ ज़बान के क़वायद की आमोज़िश में माउन होती है? नहीं। मुश्किल अल्फाज की वजाहत और फिर जुमला साजी में आमोज़गारों की मदद करती है? नहीं। आमोज़गारों को हदफ ज़बान बोलने का मौका फ़राहम करती है? बच्चे अगर नज़्म को पढ़ेंगे, नज़्मों को पढ़ने का उसको मौका मिलेगा, तो उसमें क्या है, उसको सीखने का मौका मिलेगा, यानी बोलने का मौका, सीखने का मौका। चलिए इस तरीके से ये 4 नंबर इसका सही आंसर होगा।
अगला है आपके सीटेट पेपर में ऐसे ही सवाल आएंगे, इसी तरीके से हो सकता है इन्हीं में से एक दो क्वेश्चन आपका रहेगा। एक एक नंबर की बहुत अहमियत है दोस्तों, आपको पास करने के लिए 90 नंबर यानी 60 नंबर चाहिए। 144 में कहते हैं एक उस्ताद ने क्लास रूम में सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का फैसला किया। बिल्कुल बच्चों से अगर सिर्फ सुनना है, उसने इस अमल में आमोजगारों को शामिल करने के लिए चंद गौर व खौस की सरगर्मियों कामों का मंसूबा बनाया यानी लेसन प्लान तैयार किया, जैसे दिलचस्पी पैदा करने और बहस व मुबासा के लिए कुछ तफ्तीशी सवालात, इस तरह की तैयारियां होती है। यानी मंसूबा बनाया और बहस व मुबासा जिसको डिबेट कहते हैं हम लोग, है ना, डिबेट करते हैं, उसी तरह से उसने तैयार किया। तो इसमें क्या था, सुनने के दरमियान की सरगर्मियाँ, सुनने के बाद की सरगर्मियाँ, सुनने की सरगर्मियों की तौसी और इत्तिबा करना। तो 4 नंबर में क्या, सुनने से पहले की सरगर्मियाँ। देखो बच्चे, उस्ताद ने पहले क्या किया, एक उस्ताद ने क्लासरूम में सुनने की सरगर्मियों को अंजाम देने का फैसला किया कि बच्चों को आज हम सुनेंगे। तो उसने इस अमल में आमोजगारों को शामिल करने के लिए चंद गौर व खौज की सरगर्मियों कामों का मंसूबा बनाया, जैसे दिलचस्पी पैदा करने और बहस व मुबासा के लिए तफ्तीशी सवाल। तो बच्चों को पहले उसने जमा किया और उसके बाद सुनेगा, इसलिए यहाँ क्या हो गया, सुनने से पहले की सरगर्मियाँ उसने बच्चों को एक रूम में जमा किया। अगला है 145 नंबर में क्या कह रहा है कि दर्ज झेल में से कौन ज़बान की क्लास में तस्वीर या पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है। यानी तस्वीर के हवाले से बिल्कुल गलत है, सही नहीं है, हाँ या नहीं वाला, ये कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों, बहुत कन्फ्यूज़न। ऐसा सवाल अगर आपके पास आ गया तो इसमें कन्फ्यूज़न होता है, बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं हाँ या नहीं वाला क्वेश्चन में। नंबर 1, ये बच्चों को अपने इजहार और तस्वीर की बुनियाद पर कुछ लिखने का मौका फराहम करता है, ये सही है या नहीं वर है इसलिए कर। ये बच्चों को ख़याली दुनिया और क्लास में तख्लीक़ियत का मौका फराहम करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन यहाँ नहीं पर है। ये बच्चों को सुनने की महारत को फ़रोग़ देने का मौका फराहम करती है। देखिए कोई तस्वीर आपके क्लासरूम के दीवार में है तो उस तस्वीर से कुछ सुन सकता है बच्चा? कुछ भी नहीं सुन सकता है, सिर्फ वो देख सकता है और उस देख करके उसके नाम को जान सकता है। इसीलिए यह बच्चों को सुनने की महारत को फ़रोग़ देने का मौका फराहम करता है। आपके क्लासरूम में या आपके स्कूल में कोई एक चार्ट है, मान लो एक ग्लोब है या एक गाय का चित्र है या एक हाथी का चित्र है, क्या उससे कुछ सुन सकता है उस चित्र से? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए कहता है कि पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है, तो ये बच्चों को सुनने की महारत का फ़रोग़ देने का मौका फराहम करता है, ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है, गलत आंसर चुनने का रहा है। उसके बाद 4 नंबर, ये बच्चों को तस्वीर के मुशाहिदा का मौका फराहम करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इस तरह का मिस नहीं करेंगे आप लोग, हाँ या नहीं का ध्यान रखेंगे। अगला 146 नंबर में है, यहाँ तक कि इब्तिदाई ख़वानदगी की सतह पर डैश का शुमार लिखने में होता है। इब्तिदाई ख़वानदगी मतलब जब बच्चा शुरुआती दौर में पढ़ते हैं तो उसको डैश का शुमार लिखने में होता है, यानी इनमें से चारों में से कौन सा खाली जगह में आएगा? लफ्ज़ों को लिखने का शुमार लिखने में होता है, नहीं, बिल्कुल गलत। जुमले बनाने, ड्राइंग करने, हरूफ बनाने। बच्चा जब आप जानते हैं कि बच्चे जब शुरुआती दौर में पढ़ते हैं ना, तो उसको अगर कलम दे देते हैं, जब वो शुरू करता है लिखने पढ़ने के लिए, तो बच्चा क्या है, तो उसको कहोगे 2 लिखने, तो वो ऐसे लिखता है, क्या लिखता है, ऐसे ऐसे कुछ भी करता है। तो बच्चे ये एक ड्राइंग में भी शुमार हो जाता है। अगर बच्चे ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा, एक मछली बन सकता है, ऐसे ऐसे कर लेंगे तो एक मछली बन जाएगा। तो इस तरीके से उसको लिखने में इब्तिदाई दौर में शुरू में तो उसको ड्राइंग के शुमार में आ जाएगा। यहाँ तक कि इब्तिदाई ख़वानदगी की सतह पर ड्राइंग का शुमार लिखने में होता है, यानी वो ड्राइंग जब हो जाता है तो उसको लिखने का शुमार होता है। अगला 147 नंबर में, दर्ज झेल में से कहता है 147 नंबर में, दर्ज झेल में से कौन आमोजगारों की ज़बान की जांच के बारे में सबसे अहम है? रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, तामुल, चेक लिस्ट। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, पोर्टफोलियो हो गया। पोर्टफोलियो क्या कि दर्जेल में से कौन आमोजगारों की ज़बान की जांच के बारे में सबसे अहम है। जांच यानी पोर्टफोलियो तैयार किया था, एक लिस्ट बनाया था, उसमें सारा डेटा कलेक्ट किया था। तो ऐसे डेटा कलेक्ट करने को क्या कहते हैं, उसको पोर्टफोलियो कहते हैं, कि किस तरीके से बच्चे सीखेंगे और ज़बान के बारे में उसको जानकारी होगी, तो उसको पोर्टफोलियो में उसका तैयार किया था। चलिए अब हम 148 नंबर का शुरू करेंगे। दर्ज झेल में से कौन ज़बान की इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है? देखिए दर्ज झेल में से, समझिए
درج ذیل میں سے کون زبان کے اکتساب میں بچے کے لیے سب سے اہم رول ادا کرتا ہے؟ اکتساب کا مطلب سیکھنا. بچہ زبان کو کہاں اور کب سیکھتا ہے؟ اسکول میں، گھر میں، میڈیا، استاد. تو استاد سے سیکھتا ضرور ہے، لیکن یہاں زبان سیکھنے کی بات تو بچے اپنے گھر میں ہی زبان سیکھ لیتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے ابتدائی سطح کی تعلیم مادری زبان میں ہی دیا جائے، یعنی مدر لینگویج، مدر ٹنگ میں ہی دیا جائے، ماتر بھاشا میں ہی ابتدائی تعلیم کی شروعات کیا جائے. اس لیے وہ گھر سے ہی اپنے اکتساب یعنی زبان سیکھ لیتے ہیں. وہ اگلا ہے 149 نمبر، قواعد کے اصولوں کو یاد کرنا اس طریقہ کار کی بنیاد ہے. راست طریقہ، قواعد کا وضاحتی طریقہ، فطری طریقہ، ساختیاتی طریقہ. تو قواعد کے اصولوں کو یاد کرنا اس طریقہ کار کی بنیاد ہے، قواعد کا وضاحتی طریقہ. آپشن نمبر 2 اس کا صحیح آنسر ہوگا. تو دوستو اس طریقے سے میں آپ کا لینگویج 2 پیپر 1 2021 کا 31 جنوری کو جو ہوا تھا اس کو میں سولو کرا رہا ہوں، اور اس سے پہلا والا لینگویج 1 کا میں ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوں، وہاں جا کے ضرور دیکھیں گے. 150 نمبر کا ہے، زبان کی آموزش میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. دیکھیے کس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے؟ خود اعتمادی کی اس کی اہمیت ہے، آموزشی رویے کی ہے اس کی اہمیت ہے، اس کا ترجمہ کی. دیکھو کوئی بھی زبان سیکھتا ہے اس کا ترجمہ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. ترتیب کی اہمیت ہے. زبان کی آموزش میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، یعنی ترجمہ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. اس طریقے سے اس کا جواب صحیح 3 نمبر ہو جائے گا. 150 نمبر یعنی 30 نمبر کا کوشچن میں نے آج حل کرا دیا. لینگویج 2 پیپر 1 6 to 5 کا. تو دوستو اس طریقے سے آپ لوگ میرا چینل کو اب تک جو بھی سبسکرائب نہیں کیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. تو میں آپ تمام دوستوں کا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم.